नमस्कार, बहुत मैं देर हूँ की शुरुआत की। राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया के साथ ही जितनी भी ठगी कंपनियां हैं देश में, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं मदन लाल आजाद, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक। अभी जो है कल उन्होंने अगस्त क्रांति दिवस को संपूर्ण भुगतान क्रांति दिवस के रूप में मनाया। मैं भी देख रहा था कि देश भर में कार्यक्रम हुए। इन सब बातों को लेकर अमित शाह ने जो सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया, उन बातों को लेकर, आगे की रणनीति को लेकर बात करेंगे। मदन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। पहला ही प्रश्न है, संपूर्ण भुगतान क्रांति दिवस के बारे में बताइए, क्या कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत ज़बरदस्त रहा राजपूत साहब। पूरे देश ने देखा, 14 से ज़्यादा राज्यों में और सैकड़ों जनपदों में कल हमारे साथियों ने जुलूस निकाले, ज्ञापन दिए और संपूर्ण भुगतान क्रांति दिवस के रूप में अगस्त क्रांति दिवस को मनाया। और सबसे अहम बात ये रही कि खुलकर बेखौफ होकर साथियों ने भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो के नारे को बुलंद किया। तो मैं तो बड़ा उत्साहित हूँ साहब, गर्वित हूँ अपने आप में कि हमारे तमाम तपजपधारी वीर वीरांगनाओं ने पूरे देश भर में बड़ी समर्पण और साहस के साथ कल अपनी आवाज को बुलंद किया और इसका एक निश्चित रूप से सार्थक प्रभाव पक्ष और विपक्ष दोनों पर पड़ेगा कि अब भुगतान रोकना उनके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करो। मदन जी। लाल जी, संपूर्ण भुगतान क्रांति दिवस, तो संपूर्ण भुगतान कैसे होगा, थोड़ा बताइए। कैसे होगा? हम्म। संपूर्ण भुगतान देखिए, कानून से होगा। पहली बात तो कानून है वाट्स एक्ट 2019, जो ये कहता है कि प्रत्येक जमाकर्ता का पैसा उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना मिलेगा, 180 दिन में मिलेगा, उसके जिला अधिकारी के माध्यम से मिलेगा। इस कानून को चूंकि क्रियान्वित ठीक से नहीं किया जा रहा, अनुपालना सरकार नहीं कर रही है, इसलिए हम जनमत पैदा कर रहे हैं और सरकार को ये आभास दिला रहे हैं बार-बार कि यदि आपने विधि सम्मत तरीके से, जैसा कानून कह रहा है, वैसा भुगतान नहीं किया उस तरीके से जमाकर्ताओं का, तो ये आपकी सत्ता के लिए खतरनाक होगा। हम आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो साहब, नेता हैं, सत्ता में जो भी होता है या जिसको भी सत्ता में बैठने की चाह है भविष्य में, वो निश्चित रूप से भुगतान करेंगे। नहीं करेंगे तो साहब फिर तो है ही, जनता राज लाएँगे, जनता की सरकार बनाएँगे, खुद भुगतान करेंगे। कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, हमने साफ-साफ बोल दिया है। कल मैं भी प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को ये पत्र दे कर के आया हूँ, जंतर-मंतर पर सत्याग्रह के माध्यम से। और इसमें मैंने साफ-साफ लिखा है, ये मेरी फेसबुक आईडी पर लगा हुआ है। इसमें साफ-साफ लिख दिया है साहब हमने कि जो आपने ये पोर्टल लॉन्च किया है, सहारा के निवेशकों का 10,000 रुपए तक का भुगतान करने के लिए, वो अवैध है, गैर कानूनी है, इसको तुरंत बंद किया जाए। और इसके मार्फत आप अनियमित जमा योजनाएँ पाबंदी कानून 2019 को कमज़ोर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मैंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया है कि आप षड्यंत्र रच रहे हैं, इसलिए इसको तुरंत बंद करें। और जो कानून आपकी सरकार ने, संसद ने सर्वसम्मति से बनाया है, उस कानून को क्रियान्वित करके देश के न केवल सहारा के पीड़ितों का, बल्कि देश की और जितनी भी कंपनी है, चाहे टोगो हो, जीसीए हो, कल्पतरू हो, कर्मभूमि हो, रोज वैली हो, बाइकोट हो, पिनकॉन हो, जितनी भी हैं ये, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, आदर्श वगैरह-वगैरह, इन सबका भुगतान करें। केवल सहारा समूह के कुछ लोगों का भुगतान कर देने से काम नहीं चलेगा। आपके इस षड्यंत्र को हम सफल नहीं होने देंगे और ये षड्यंत्र विफल हो चुका है। सरकार इस पर सचेत हो गई है। कई सारे अमेंडमेंट नए करने जा रहे हैं वो सहारा सीआरसी पोर्टल में। और मेरी इच्छा तो ये है कि इसको बंद करवाया जाए, बिल्कुल बंद किया जाए। उसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे कि जो एक प्रक्रिया संसद ने तय की है भुगतान की, उसके मार्फत भुगतान हो। ये घर की खेती थोड़ा ही है कि आप सब होम मिनिस्टर बन गए या प्रधानमंत्री बन गए तो जैसे मर्जी करोगे। और जैसे मर्जी करना है तो फिर शिविर लगा के कर दो, तहसील स्तर पर पूरे देश के तमाम ठगी पीड़ितों के आवेदन लो, जैसा छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, चाहे आंशिकी कर रही है, शिविर लगाइए और
आप भी शिविरों के माध्यम से पैसा वितरित कीजिए सबका, ये क्या है? इसमें तो बड़ा तो खर्चा आ रहा है लोगों का, 10,000 रुपये आप दे रहे हो मैक्सिमम, लिखवा ले रहे हो उनसे, अंडरटेकिंग ले रहे हो, मतलब धोखा ही धोखा। तो सरकार के इस छल को, प्रपंच को, धोखे को हमने ध्वस्त कर दिया है राजपूत साहब। और अब निश्चित रूप से बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत ही भुगतान होना है, और जमा राशि के 2 से 3 गुना होगा। संपूर्ण भुगतान का मतलब होगा उनकी जमा राशि का कम से कम 2 से 3 गुना पैसा उनको मिले वापस। और पोस्ट कार्ड अभियान आप देख रहे होंगे, बहुत जबरदस्त चला रहे हैं, आपने उस पर एपिसोड भी बनाया है अपना एक। जी। मदन लाल जी, जैसे अभी आप अमित शाह ने जो सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है उसके बारे में बता रहे थे, तो जैसे सहारा के अलावा और भी बहुत ठगी कंपनियां हैं, तो अमित शाह को सहारा की चिंता इतनी क्यों दिखाई दी? वो भी 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए तो कोई मतलब ही नहीं। 10,000 वाले तो भूल बैठे थे, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए है लोगों का। तो क्या इसमें आपको लग रहा है कि सहारा की चिंता जो है अमित शाह को हुई? ये दो चीजें हैं राजपूत साहब। सहारा की जो चिंता है उसके पीछे मूल कारण मैं आपको बता देता हूँ। चूंकि सहारा का मामला अभी ताजा ताजा चल रहा है और सहारा के लोगों को ज्यादा दर्द हो रहा है, बाकियों का दर्द थोड़ा कम हो चुका है, चूंकि पुराना घाव हो गया है उस पर, देसी भाषा में कहें तो खुंट जम गए हैं। तो अमित शाह को लगता है कहीं यार ये सहारा वाले भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथ जुड़ गए, तो सबका भुगतान करना पड़ेगा और पूरा करना पड़ेगा, चूंकि ये तो पूरे की बात करते हैं, 2 से 3 गुना की बात करते हैं, मूलधन की बात करते ही नहीं है। तो ये जो अमित शाह का पूरा छल है, षड्यंत्र है, वो एक तरह से हमारे तपजप संगठन के आंदोलन को कमजोर करने का षड्यंत्र है। इसलिए वो सहारा की चिंता दिखा रहे हैं कि सहारा के पीड़ितों को गुमराह कर दिया जाए, उन्हें इधर ना मुड़ने दिया जाए तपजप संगठन की ओर, उन्हें इधर मोड़ दिया जाए कि भाई तुम्हारा तो भुगतान हो रहा है। एक चिट्ठी भी उन्होंने जारी करवाई है अपने सहकारिता मंत्रालय से देश के तमाम उनको सक्षम अधिकारियों को जो बर्ड्स एक्ट के हैं। ये चिट्ठी है मेरे पास, देखेंगे आप, इसको आज मैं लगाऊंगा फेसबुक पर, मुझे ये रात को ही मिली है। ये तमाम उनको लिख दिया गया है कि सहारा के पीड़ितों के आवेदन बर्ड्स एक्ट के तहत कहीं भी कोई भी सहायक सक्षम अधिकारी या सक्षम अधिकारी कंसीडर ना करें। ये चिट्ठी भेजी है उन्होंने देश के तमाम जिलाधिकारियों को, जबकि होना ये चाहिए था कि इस चिट्ठी की जगह किसने भेजी है? अमित शाह के मंत्रालय ने भेजी है साहब ये। सहकारिता मंत्रालय ने? हाँ जी, सहकारिता मंत्रालय ने भेजी है। डिप्टी मतलब सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजी है ये चिट्ठी मतलब देश के तमाम। जो कानून खुद बनाया उसी कानून का हाँ उल्लंघन करने की बात कर रही है सरकार, यही है ना मतलब इसका? जी जी जी, बिल्कुल यही मतलब है इसका। तो ये बड़ी काम की चिट्ठी है, सरकार ये की पोल खुल जाती है कि वो किस ये तरह से मुझे भी देश आप की भेज रहे थे जनता। आज। जी मैं भेज दूंगा इसको आपको, अभी भेज दूंगा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद तुरंत। तो मदन लाल जी, पोस्ट कार्ड वाले अभियान के बारे में बताइए थोड़ा दर्शकों को हमारे। देखिए साहब, पोस्ट कार्ड, मेरा लक्ष्य है कि 1 करोड़ पोस्ट कार्ड कम से कम मैं इसी महीने में, अगस्त में ही प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स को भिजवाऊं। और उनमें साफ साफ लिखवा रहा हूं, आपने पढ़ा है वो, कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। और शपथ दिला रहा हूं कि शपथ के साथ भेजें वो, कि हम शपथ लेते हैं कि यदि आपने हमारा भुगतान बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत नहीं किया तो मैं और मेरा परिवार आपकी पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये साफ साफ लिखवा रहे हैं। और हम कामयाब हैं इसमें राजपूत साहब के, हमने लोगों के दिल से, दिमाग से सरकार का खौफ निकाल दिया है, भय निकाल दिया है। नहीं तो लोग डरते थे कि यार ऐसी बात कैसे लिखें, कहीं सरकार नाराज ना हो जाए। तो अब सरकार नाराज हो या जो भी करना है सरकार कर सकती है। हमने अपना ब्रह्मास्त्र उसकी तरफ चला दिया है और बचने का एक ही मार्ग है कि वो समर्पण करे देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के समक्ष, और माफी मांगते हुए उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करे। वरना भले ही ये जो क्या बनाया है इन्होंने विपक्षी नेताओं ने, इंडिया, इंडिया। ये इंडिया भारतीय जनता पार्टी का कुछ बिगाड़ पाए या न बिगाड़ पाए, हम भारतीय जनता पार्टी को फ्लाइंग किस में उलझते हुए नहीं रहने देंगे। हम उन्हें सत्ता से बेदखल कर देंगे, क्योंकि हमारे लोग उस तरह के लोग नहीं है कि साहब वो फ्लाइंग किस विवाद में उलझ जाएंगे और भूल जाएंगे सब कुछ कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस क्यों लगा दी। असली किक तो हम लगाएंगे, फ्लाइंग किस नहीं, फ्लाइंग किक मारेंगे ऐसी कि सत्ता से बहुत दूर भगा देंगे इनको,
भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बना देंगे। 42 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है राजपूत साहब। इसे गंभीरता से अगर सरकार ने नहीं लिया, भुगतान नहीं किया, तो न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि फ्लाइंग किस वाले जो हैं इंडिया वाले, इनको भी ऐसी किक मारेंगे कि ये सब सत्ता से हजारों कोस दूर नजर आएंगे और कभी हिंदुस्तान में राजनीति कर नहीं पाएंगे। वो हालात हम पैदा कर देंगे साहब। मदन लाल जी, अभी 2 अक्टूबर का कार्यक्रम भी मैं देख रहा था आपका। तो क्या 2 अक्टूबर के बारे में भी बताइए। आप दिल्ली में फिर एक बड़ा कार्यक्रम रखने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बड़ा कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। चूंकि हमारा लक्ष्य साफ सा है, बिल्कुल सार्वजनिक है पहले से ही, कि हम इतनी संख्या बल जुटा लेना चाहते हैं जिसके सामने सरकार समर्पण कर दे शांतिपूर्ण ढंग से। कहीं ना हमें कुछ हिंसा करनी पड़े, न सरकार को बल प्रयोग करना पड़े, और सरकार उस संख्या के समक्ष खुद नतमस्तक हो जाए। क्योंकि जनता जनार्दन होती है साहब, और जब जनता के वोट से चुनी हुई सरकार है, तो अभी जो आप उपेक्षा कर रहे हो, अपमान कर रहे हो जनता का, चूंकि उन्हें पता है कि यार 10, 20, 50 हजार लोग तक आते हैं, लाखों नहीं आते, करोड़ों नहीं आते, इतनों को तो काबू कर सकते हैं। सबको पता है कि भाई 1, 1.5 लाख, 1 लाख तक लोगों को नियंत्रित करने की शक्ति सरकार में है। लेकिन ये संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच जाए तो सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती। सरकार को खुद समर्पण करना पड़ेगा जनता के समक्ष। तो 2 अक्टूबर का जो हमारा लक्ष्य है वो यही है, ये जो छिटपुट भुगतान चल रहा है सरकार की तरफ से कहीं कहीं, इसको बृहद किया जाए, सबका भुगतान करें। अगर भुगतान नहीं करेंगे तो 2 अक्टूबर को गांधी की जयंती के दिन हम अहिंसक क्रांति के माध्यम से इस बेईमान सिस्टम को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को शासन से उखाड़ कर फेंकेंगे। 2 अक्टूबर का सीधा सीधा लक्ष्य है। और दो मैं अक्टूबर समझता को हूँ 2 अक्टूबर को कार्यक्रम कहाँ जी, पर कर रहे हैं? 2 अक्टूबर को कार्यक्रम गांधी की समाधि से शुरू करेंगे साहब। राजघाट से गांधी जी जहां पर सोए हुए हैं वहीं से शुरू करेंगे, और आएंगे कर्तव्य पथ तक आएंगे साहब, सीधे सीधे। इस बार खुला चैलेंज लेकर के आएंगे, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। दिल्ली में एक अभिनव क्रांति होगी जी। अ, मदन लाल जी, एक बात और मैं आपसे करना चाह रहा था, कार्यक्रम से ही करना चाहूंगा उसमें से। जी 31 जुलाई को जो है एक बड़ा माहौल बना जंतर मंतर से, और इतना बढ़िया माहौल बना कि निवेशकों में उत्साह रहा। एक आप लोगों ने भी युद्ध स्तर पर जो है ये भुगतान का अभियान छेड़ दिया है। लेकिन ये अभय देव शुक्ल वाला जो आप वाला मामला जो विवादित आ जाता है, सोशल मीडिया पे क्यों आ जाता है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए साहब, अभयदेव शुक्ल की जो नीयत है वो खोटी है। उनके ज्यादा से ज्यादा 100, 150 लोग रहे होंगे उनके साथी। टोपियां ले आए वो बोरी में भर के, सहारा आंदोलन की वो क्या उन्होंने बना रखा है संघर्ष मोर्चा, उसकी वो तमाम लोगों को पहनवा दी। मैंने भी विरोध नहीं किया, चूंकि मेरे मन में कोई पाप नहीं था। मुझे स्वयं नेता नहीं बनना, मैं हमेशा कहता रहता हूँ। मैंने उस दिन भी बोला, अभय देव के साथ संयुक्त इंटरव्यू जब वो News 15 वाली बिटिया कर रही थी, उसके सामने मैंने बोला कि भाई अब मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है, चूंकि मेरा छोटा भाई अभयदेव शुक्ला मेरे साथ आ गया है, वो संभालेगा नेतागिरी का मंच, वो भाषण देगा। सूरजदीन विश्वकर्मा जी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बराबर में खड़े हुए थे। मैंने कहा अब ये दोनों भाई मिलकर के इस पूरे उसको संभाल लेंगे, मुझे भाषण देने की ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तो आशीर्वाद की मुद्रा में ही रहा हूँ। लेकिन उस आदमी ने मन में पेट में पाप रखा साहब। उसके मन में इतना पाप नहीं होना चाहिए था कि जब सारी बागडोर में तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं तो तुम उसको ढंग से लो। तमाम मेरे साथियों ने विरोध किया कि साहब केवल सहारा की बात हो रही है, जब सहारा के लोग वहां नहीं थे उतने, केवल टोपियां सहारा की जरूर थी, लोग सहारा के नहीं थे। और इन्होंने एक मतलब गंदी हरकत की, मैं उसको घृणित हरकत भी बोलता हूँ कई बार अपने शब्दों में, जब मुझे क्रोध आता है कि इतना मतलब परस्त आदमी को नहीं होना चाहिए, इतना स्वार्थी, इतनी नीचता का परिचय नहीं देना चाहिए कि जब हम खुले मन से तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, तुमने 1 रुपया उस आंदोलन में खर्च नहीं किया। गठबंधन की बात करते हो, जब गठबंधन नहीं था, तुम अतिथि थे एक तरह से, और मैं जन भावनाओं का आदर करते हुए तुम्हें इतना सम्मान दे रहा था। नहीं तो मैं, मेरा मतलब नहीं तुमसे, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, किसी से कोई स्वार्थ नहीं। और फिर जब दिग्विजय सिंह आए तो वो चमचागिरी की सारी सीमाएं लांग गए। उन्होंने इतनी चमचागिरी कर दी दिग्विजय सिंह की, जैसे दिग्विजय सिंह ने ही स्पॉन्सर्ड किया हो इस कार्यक्रम को, जबकि दिग्विजय सिंह का भी क्या लेना देना था। वो भी एक बतौर अतिथि आए थे, हमारी समस्या जानने आए थे, वहां हमें चमचागिरी नहीं करनी चाहिए थी।
मैंने 1.5 मिनट में अपनी बात उनके सामने खत्म की कि आप जो है बर्ड्स एक्ट और पीआईडी एक्ट्स की अनुपालना सुनिश्चित करवा दें, इन कानूनों को क्रियान्वित करा दें, हमारा काम हो जाएगा। उन्होंने कंसीडर भी कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूं मदन लाल जी, लेकिन अभयदेव शुक्ला उस बात से सहमत नहीं हुआ, क्योंकि नहीं संसद घेरेंगे। अरे भाई, तुम्हारे 100-150 आदमी हैं, इनको लेकर के मैंने तो कहा भी मंच से कि जो संसद घेरने का प्लान बना रहे हैं वो पहुंचे बैरिकेड पे, मेरे पीछे क्यों खड़े हैं? सारे के सारे तो मेरे पीछे खड़े थे या आगे खड़े थे, मैं तो कह रहा था तुम पहुंचो बैरिकेड पे, मैं पीछे से आता हूं लोगों को लेकर के, लेकिन गए नहीं, इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने जो साथी एडवोकेट हैं हमारे मध्य प्रदेश के, इनके अध्यक्ष भी हैं वो वीरेंद्र सोलंकी जी, उनके साथ सलाह भी की थी। कोई ये कहे कि मैंने अकेले ने निर्णय ले लिया संसद ना घेरने का, तो ये भी गलत बात है। आप पूछ लेना, वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी का इंटरव्यू कर लेना। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सोलंकी साहब, मुझे ये उचित नहीं लग रहा कि पर्याप्त संख्या बल नहीं है, इसमें हम संसद नहीं घेर पाएंगे। तो वो कहने लगे गिरफ्तारी करा दीजिए। मैंने कहा गिरफ्तारी तो मैं वैसे ही औपचारिक रूप से यहाँ करा दूंगा, आ जाएंगे एसएचओ साहब या कोई भी ऑफिसर, कह देंगे भी हमने आपको गिरफ्तार किया और रिहा कर दिया आपके अच्छे चाल चलन से। ये होता है, फॉर्मेलिटी होती है, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, इतना तो हम यही करा देंगे उसकी। लेकिन फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, हमें काम से मतलब है और एक सार्थक प्रभाव इस आंदोलन का जाना चाहिए। इसलिए हमें ये उपद्रवी काम नहीं करना चाहिए कि जी संसद घेरें या ये करें वो करें, बल्कि उसके एक वो क्या नाम है, पागल मूर्ख, कोई कोई बिहार का अध्यक्ष है क्या है इनके संगठन का, उसने बीच में माइक लेके बोला, 2 माइक थे, मैंने उससे माइक लिया, फिर तू बीच में क्यों बोल रहा है? मतलब तमाम जो सीमाएं मर्यादाएं होती है उन सबका उल्लंघन किया राजपूत साहब। इसलिए मुझे क्रोध आया और मैंने सार्वजनिक रूप से कहता हूं, मैं तो हमेशा बंद कमरे में मैं कोई बात करता ही नहीं, मेरी आदत नहीं है, मैं तो सार्वजनिक ही कहता हूं कि आपने अपनी तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन किया, गरिमा खत्म की कार्यक्रम की, और एक षड्यंत्र रचने का प्रयास किया। आपने ऐसा प्रदर्शित किया जैसे ये कार्यक्रम आपका हो, ये कार्यक्रम के आयोजक आप हों, आप ही सारा इसमें फंडिंग कर रहे हों, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, उनका 1 रुपया भी खर्च नहीं था। शायद उन्होंने किसी को चाय भी नहीं पिलाई होगी, चाय भी हमने पिलाई, खाना भी हमने खिलाया, जो कुछ भी था सब हमारे संगठन के साथियों का खर्चा था, तमाम कंपनीज के लोगों का था। लेकिन आपने उसमें सारा सब कुछ सहारा करने का प्रयास किया, जबकि सहारा के साथियों के 10 रुपए भी उसमें खर्चा नहीं थे। सहारा के साथियों से मेरा मतलब इनके संघर्ष मोर्चे वालों से है। वैसे तो सहारा के बहुत सारे साथी हमारे संगठन से भी जुड़े हुए हैं, वो तो सब करते ही हैं हमारे साथ, लेकिन ये अनैतिक था सब, बिल्कुल गलत था इनका जो व्यवहार था, रवैया था। हमारे तमाम साथी इस बात को लेकर नाराज हुए और अमित शाह को भी, सरकार को भी लगा कि शायद ये सहारा वाले ही थे। दिग्विजय सिंह को भी ये लगा कि शायद ये सहारा वाले थे। उसने भी जो चिट्ठी लिखी है दिग्विजय सिंह ने, वो सहारा के लिए लिखी केवल, हमारा मेमोरेंडम शायद उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा वहां जाकर के, मुझे लग रहा है। और मैंने भी मिलने का प्रयास नहीं किया दोबारा से, मैं कहा मुझे जरूरत भी क्या है मिलने की किसी दिग्विजय सिंह से या उससे दूसरे से, प्रधानमंत्री से या अमित शाह से। मेरा आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा है, आप देख सकते हैं कल के कार्यक्रम को, 31 जुलाई से 9वें दिन ही, मतलब एक तरह से 9वां ही दिन हुआ, 9 अगस्त को पूरे देश में फिर तूफान खड़ा कर दिया, कोहराम मचा दिया हमने। बंबई से लेके दिल्ली तक और शिमला से लेकर के जो है बंगलौर तक, पटना, रांची, तमाम पूरा देश भर कल गूंजा पहले भुगतान फिर मतदान के नारों से, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। मैं चैलेंज करता हूं उसको, अभयदेव शुक्ला को और उसके तमाम साथियों को, हिम्मत है अगर तुमने अपनी माँ का वास्तव में दूध पिया है, तुम इंसान के रूप इंसान हो, अगर इंसान के नाम पर कलंक नहीं हो, तो एक कार्यक्रम मुझे करके दिखा दो अपने बल से, तुम जंतर मंतर पर इतना बड़ा कैसे करते हैं, मैं सरेंडर कर जाऊंगा। करके दिखा दे वो, 1 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 4 महीने का समय दे देता हूं मैं उसे, करके दिखा दे मुझे, वो कहीं भी करके दिखा दे, दिल्ली तो छोड़िए कहीं भी करके दिखा दे। ये नहीं कि साहब वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी का जो कार्यक्रम था मध्य प्रदेश में उसको वो काउंट करता है, लेकिन वो कार्यक्रम उसका नहीं था, वो तो कांग्रेस का कार्यक्रम था। वीरेंद्र सिंह सोलंकी भले ही उसके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वो कांग्रेस के नेता भी हैं, तो वो तो कांग्रेस का प्रोग्राम था ज्यादातर, उसमें कांग्रेस की सहभागिता थी, तो इसलिए वो प्रोग्राम आपको बड़ा दिखता है, लेकिन इतना बड़ा फिर भी नहीं कह सकते जितना बड़ा कार्यक्रम आपने 31 जुलाई को जंतर मंतर पर किया, तब जबकि बैनर तले। और इस मदन लाल बात को जी, खुद सोलंकी जी ने अप्रिशिएट किया कि नहीं, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। आग तो कोई भी लगा देता है, बंदर भी लगा देता है आदमी की, तो छोड़ो, लेकिन
लगी हुई आग को बुझा देना, लोगों को नियंत्रण में रखना, उन्हें सही मार्ग पर ले चलना महानता का काम है। ये खुद उन्होंने, उनके शब्द हैं वीरेंद्र सिंह सोलंकी। तो ये तुमपन जो घटिया हरकत की साहब, आपका मित्र है वो, उसको समझाओ कि इंसान बन जा, तुझे नेता बनना है, जो कुछ भी प्राप्त करना है थोड़ा संयम रख, जल्दबाजी करेगा कुछ भी नहीं मिलेगा, और मुझसे टकरा के तो किसी को कुछ नहीं मिल सकता। मैं जब नरेंद्र मोदी को कहता हूं कि अस्तित्व खत्म कर दूंगा, तो शुक्ला किस खेत की मूली है? कुछ भी मदन लाल नहीं है जी, वो तो। मदन जी। लाल जी, लड़ाई बड़ी है और किसान संगठन देश में जैसे हैं कि सैकड़ों संगठन है, लेकिन एक संयुक्त किसान मोर्चा उन्होंने बनाया और संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले सरकार को झुकाया भी। तो ये अक्सर देखने को मिलता है कि कोई भी लड़ाई हो, यदि एक बैनर तले लड़ी जाती है संगठन के, तो दूसरों में कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ जाती है। तो एक मोर्चा का गठन क्यों नहीं कर लिया जाए निवेशकों का, जिसमें इंडिविजुअल लड़ाई लड़े, कि मोर्चा बड़ी, जब कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो मोर्चे के बैनर तले लड़ा जाएगा। क्या सुझाव है आपका? राजपूत है, जो ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवार है, वो संयुक्त मोर्चा ही है, वो किसी एक उसका नहीं है। उसमें देखिए रामदेव गौतम है, बीएसीएल पल्स का जो राष्ट्रीय संगठन है, वो उसके प्रेसिडेंट हैं और इस संगठन के उपाध्यक्ष हैं, हमारे वाले के, मथुरा से, ठीक है ना। और आपका विकास त्रिपाठी जी हैं कानपुर से, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूरजदीन विश्वकर्मा जी, वो टोगो रिटेल मार्केटिंग के विक्टिम हैं। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी रामविलास विलास चंद्र देशमुख जी, वो समृद्धा जीवन से हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय रमेश सिंह जी, वो साई प्रकाश से हैं। हमारे और बहुत सारे साथी हैं, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्रीवास्तव जी, सुभाष श्रीवास्तव जी हरदोई वाले, वो सहारा इंडिया से हैं। हमारे प्रदेश के प्रवक्ता ब्रजमोहन योगी जी, आप जो है उनका इंटरव्यू लेते हैं, वो सहारा इंडिया से हैं। आदर्श से बहुत सारे साथी हैं हमारे साथ, संजीवनी से हैं, नवजीवन से हैं, आपेश्वर से हैं, खेतेश्वर से हैं, और आपका रोज वैली से हैं। मतलब तमाम 150 से ज्यादा कंपनीज के साथी, जो अलग अलग बैनरों पर अलग अलग संगठन बना करके लड़ रहे थे, वो सब ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवार के पदाधिकारी हैं। कोई राष्ट्रीय उसमें है कमेटी में, कोई प्रदेश की में है, कोई जिले की में है, कोई मंडल की में है। तमाम 150 कंपनी से ज्यादा के लोग इस संगठन में हैं। ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवार में ये एक संयुक्त मोर्चा ही है, अलग कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो हम अलग से नहीं दिखाते कि सब, कहीं भी नहीं लिखते हम कि इस कंपनी का है, इस कंपनी का है। हम सबको, चूंकि सबके लिए जब कानून एक है, तो सबकी पहचान भी एक ही होनी चाहिए, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, और उस कानून के तहत ही सबका पैसा मिलना है। आप अलग से टोपी लगा लोगे, खुद तो फर्जी टोपी लगाते हो, लोगों को जो है वो टोपी पहनाने का जो आप एक काम कर रहे हो, उससे तो आपकी पहचान खंडित होती है, आपकी एकता खंडित होती है। जो सामूहिक पीड़ा हम देश की बनाना चाह रहे हैं ठगी प्रकरणों को, उसमें इस तरह के लोग विघ्न बाधा पैदा करते हैं। मैं तो स्वागत करता हूं, आए तमाम कंपनीज के लोग। नहीं, वैदेव जैसे शुक्ला का भी स्वागत किया मैंने, लेकिन उसने आके किया क्या? और भी कई थे वैदेव शुक्ला के अलावा भी, कोई राजनीतिक पार्टी बनाने की बात करने लगा, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा। तो राजनीतिक पार्टी, राजपूत साहब, राजनीति समस्या का समाधान नहीं है। कोई अगर ये कहे कि साहब मैं राजनीति करके समस्या का समाधान कर लूंगा, एमएलए या एमपी बनकर के या मिनिस्टर बनके या प्रधानमंत्री बनके, ये संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव की राजनीति करेगा, तो उसे तो जेब कतरे का भी वोट चाहिए, बलात्कारी का भी वोट चाहिए, क्योंकि वोट तो सबका है। तो जो जेब कतरों का, बलात्कारियों का, ड्रग स्मगलर्स का, देशद्रोहियों का, गद्दारों का, बेईमानों का, करप्ट लोगों का वोट लेगा, चोर चकारों का, और धन पशुओं का पैसा लेगा राजनीति करनी है, तो वो कहाँ सुधार कर पाएगा? सब जो मूल चीज है, इस बात को, मूल बात को समझना चाहिए लोगों को, कि आप जेब कतरे का वोट प्राप्त करके जेब कतरे को ही भगवान मानेंगे, आप सामान्य आदमी को नहीं मान पाएंगे, साधारण ईमानदार को, चूंकि वो तो बेचारा वोट भी नहीं डालने जाता ईमानदार आदमी तो जल्दी तो से। फिर वोट ऐसा भी करके, ज्यादातर उसी तरह के फिर लोग डालते हैं। ऐसा किया जाए ना मदन लाल जी, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जो है, एक मोर्चा का इसमें से गठन करके कोर टीम बना ली जाए 21 लोगों की। हाँ है, कोर कमेटी है ना साहब हमारी, हाँ, उसमें तमाम कंपनियों के अलग अलग लोग हैं, 143 लोगों की कोर कमेटी है, बनाई हुई है हमने। कोर कमेटी बनाई हुई है, सारी चीजें हैं इसमें। हमसे भूल हुई शायद 31 जुलाई को राजपूत साहब, ये कि हमने अवैधेव जैसे घृणित व्यक्ति को ठीक से पहचाना नहीं, उसको दिल से लगा लिया। दिल से नहीं लगाना चाहिए था, थोड़ी देर आता, भाषण करवाते, चल भाई,
सब किसी को टोपी नहीं पहनने देनी चाहिए थी हमको। अपना भाषण दे चुपचाप बैठ जाओ। उसने तो मंच पर कब्जा करने का प्रयास किया बेवजह। तो कोर कमेटी में और भी जो साथी शामिल होना चाहते हैं वो हो जाए, सबका स्वागत है। हम कहाँ मना करते हैं। मध्य प्रदेश से ही, जबलपुर से साथी हैं हमारे विश्वकर्मा जी, एक दूसरे साथी हैं। 31 जुलाई को पिछले साल वाले कार्यक्रम में आपने देखा होगा, वो भी ड्रेस पहन के आए थे। हम हमारी कोर कमेटी में वो है। मदन लाल जी, एक 21 लोगों की कुंदन एक 21 लोगों की चिन्हित करके इसमें कोर टीम बनाई जाए और कोर टीम जो निर्णय ले फिर वो एक्टिवेट किए जाए, ऐसे कुछ व्यवस्था हो सकती है। हाँ, ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ, ऐसी व्यवस्था है साहब, ऐसी व्यवस्था कर रखी है हमने। लेकिन अब उस कोर कमेटी में अभयदेव शुक्ला जैसे व्यक्ति को हम नहीं रख सकते साहब। वो तो जो लोग उसमें लेने होंगे, स्वागत है। हाँ, हर आदमी को नहीं लिया जाएगा, जो काम करने वाले लोग उसमें लिए जाए, लेकिन एक बड़ा मैसेज दिया जाए। जी, जिन लोगों की इच्छा नेता बनने की है, नेतागिरी करने की है, ठगी पीड़ितों की लाश पर, उनको अब हम अपने संगठन में महत्व नहीं देंगे। क्योंकि हमारे नारायण भी इस बात पर हमसे उस दिन नाराज रहे, पूरे दिन तपिश रही 31 जुलाई को हमारे कार्यक्रमों में। वरना आपने देखा होगा कभी तपिश नहीं होती, मतलब प्राकृतिक बाधाएं नहीं आती हमारे कार्यक्रमों में। लेकिन उस दिन प्राकृतिक बाधा भी आ रही थी, तो हमने शायद एक गंदे आदमी को जो गले लगा लिया, उसका प्रभाव पड़ा। बहुत पछतावा हुआ मुझे, आज तक पछतावा है कि हमने गलत किया। अब ऐसी भूल हम नहीं करेंगे साहब। बाकी तमाम लोगों का स्वागत है, जो भी खुले मन से सच्चे दिल से आना चाहते हैं, जिन्हें भुगतान की लड़ाई लड़नी है, वो आए। सबका स्वागत है साहब, बिल्कुल। अच्छा मदन लाल जी, अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तमाम निवेशक साथियों से ये कहना चाहूंगा कि वो बिल्कुल भी अपने उत्साह को कम ना होने दें। तनाव मुक्त होकर के इस अभियान से जुड़ें। लड़ाई आप जीत चुके हैं। दोनों कानून लागू हो चुके हैं देश भर में, चाहे कागजों में ही लागू हुए हैं। भुगतान पटल स्थापित हो रहे हैं देश भर में। आपका सबका भुगतान होगा। आपको कहीं भी कोई हिंसा करने की, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए, आपका भुगतान चाहिए, आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना चाहिए, वो हम प्रत्येक को दिलवाएंगे। कोई भी साथी हमारा निराश ना हो, चाहे वो सहारा का हो, पीएसीएल का हो, टोगो का हो, समृद्धा का हो, साईं प्रसाद का हो, जीसीए का हो, बाइक बोट का हो, जिसका भी है, आदर्श, ये दुनिया भर की और हैं, जेकेबी किसान एग्रो वगैरह, सबका पैसा दिलवाएंगे। किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सब साथी संयम रखें, हमारे साथ जुड़ें। और ये जो हमारा पोस्ट कार्ड अभियान है, 50 पैसे का खर्चा है, इसको करें खुल के, निडरता के साथ। प्रधानमंत्री को भेजें पोस्ट कार्ड कि अगर आपने हमारा भुगतान नहीं किया जल्दी से जल्दी, तो हम आपकी, अपने परिवार के साथ आपकी पार्टी को वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे, आपको सत्ता से पार फेंकने का काम करेंगे। कहें साफ साफ कि आपकी नीयत पर हमें भरोसा नहीं है, आप छल कर रहे हो देश के साथ। लिखें, मैंने खुद लिखा है साहब, प्रधानमंत्री के यहीं दे के आया हूं इन तमाम चीजों को। तो डरने की तो जरूरत ही नहीं है किसी साथी को। राजपूत साहब, सबका भुगतान होगा और बहुत सारे अच्छे साथी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। इन तमाम गंदगी को अब साफ करेंगे, धीरे धीरे फिल्टर करेंगे हम। निवेशकों से, एजेंट साथियों से भी मेरा कहना है कि वो भी डरे नहीं किसी पुलिस से या निवेशक से। वो अपने निवेशकों तक जाएं, उन्हें बताएं कि भाई सरकार ने जिम्मेदारी ली है आपका भुगतान करने की। भले कि भुगतान शुरू कर दिया है, ये कहें। ये क्यों कहें कि जी भुगतान की जिम्मेदारी ली है, तो कहें कि भुगतान शुरू कर दिया है। 112 लोगों का किया है ना साहब अमित शाह ने आपके सामने, देश के सामने। तो जब सरकार ने भुगतान शुरू कर दिया, तो सरकार को ही करना है सबका। तो एजेंट साथी निवेशकों को जा करके इस तथ्य को, इस सच्चाई को बताएं, ताकि तमाम निवेशक अपने अपने आवेदन करें अपने अपने जिला कलेक्टर्स के यहाँ। जो सहारा के हैं पीड़ित 10,000 तक के, जिनका 10,000 तक जमा है, केवल वही साथ सीआरसी पोर्टल पर आवेदन करें। जिनका 10,000 से ज्यादा अमाउंट है, उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथी अपने अपने जिला कलेक्टर के यहाँ व्हाट्सएप के तहत आवेदन करें। सबका भुगतान होना है, ये निश्चित है राजपूत साहब, इसमें किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं। सबका भुगतान कराएंगे साहब, आप देखते रहिए और आपका स्वागत है। आप आइए कोर कमेटी में हमारी, और जिनको लाना चाहते हैं लाइए। जी मदन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।